देश की राजनीतिक रूपी बिरयानी में मुसलमान को तेज पान के पत्ते की तरह इस्तेमाल करा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिरयानी पकने के बाद तेज पान के पत्ते का क्या हाल होता है, वही होता है मुस्लिम का। तो आज हमारे साथ हाजिर हैं आमिर साबरी साहब, जो एक मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो आज हम इन्हीं मुस्लिम समाज को लेकर जरा आमिर साबरी साहब से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ वो हाजिर हैं वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से। साहब, आपका यूपी क्षेत्र न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे सीधे आपसे सवाल करता हूं। और मेरा पहला सवाल है आपसे, आज के दौर में मुस्लिम समाज की जो दयनीय स्थिति है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत अहम और बहुत ही बड़ा सवाल आपने कर दिया है। देश में मुस्लिमों की जो दयनीय स्थिति है, इसका जिम्मेदार अगर खुद कोई है तो सिर्फ मुसलमान है। इसलिए मुसलमानों पर हिकमत अमली नहीं है, जो ना हिकमत अमली अख्तियार नहीं करता। इसी वजह से आज मुसलमान हर दर पर ठोकरें खाने को मजबूर है। सवाल ये नहीं कि हमारी किस राजनीतिक पार्टी में आस्था है। देखिए, आस्था तो धर्म पर होती है, ना कि राजनीतिक पार्टियों में। लेकिन बड़ा अफसोस की बात यह है शाह साहब के मुसलमान अपनी राजनीतिक पार्टी में आस्था जताने लगा। जहां आस्था जताएगा तो वहां धर्म से अलग हो जाएगा। जब धर्म से अलग होगा तो फिर वो कहीं का नहीं बचेगा। बड़ा सवाल देखिए ये है। इसलिए मुसलमानों को राजनीतिक पार्टियां, चाहे देश में हमारी जितनी भी हैं, सबका मौकिफ मुसलमानों के तई, सबका नजरिया मुसलमानों के प्रति एक जैसा है। कोई नागनाथ है तो कोई सांपनाथ है। अब मुझे देखना, लोग अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा, सुना होगा, मुसलमान कहते हैं कि दोनों एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, थोड़ा कम कौन खराब है उसको चुन लिया जाए। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे देश में मैं पिछले कम से कम 30 साल से एक राजनीति देख रहा हूँ। बहुत अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमानों की सोच सिर्फ ये रहती है कि हम किसको हराएंगे। हम मुसलमान अब वोट 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कर रहा है। लेकिन आप देखिए, 2014 से जब जब मुसलमान मुत्तहिद हुआ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तब तक भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजबूती के साथ उभरी है। देश, विशेष तौर से मैं देश की बात न करके उत्तर प्रदेश की बात करूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक अजीब व गरीब स्थिति पैदा हो गई है कि मुसलमान को दो भागों में बांट दिया गया है। मुसलमान जिसको वोट देता है तो गाली खाता है, जिसको नहीं देता है तो गाली खाता है। मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का बना दिया गया और हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब मुसलमान एक मुत्तहिद होकर समाजवादी पार्टी को वोट देगा तो वो भाजपा को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। ये मुसलमानों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण का इस टाइम मतदान चल रहा है और हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं आमिर साबरी साहब। तो निकाय चुनाव के द्वितीय मतदान जो चल रहा है, और आपसे काफी दिनों तक जनपद फर्रुखाबाद में आपने भ्रमण किया है और परखा है कि चुनाव की हालत क्या है। मेरा आपसे सीधा सीधा ये सवाल है कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी जिस प्रकार मुस्लिमों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, फर्रुखाबाद ही नहीं शाह साहब, बड़ी बात यह है कि पूरे देश में मुस्लिम मतदाताओं का हमेशा से इस्तेमाल होता आया है और इन्हीं के नाम पर ध्रुवीकरण भी होता है। इस्तेमाल ही नहीं होता बल्कि इनके नाम पर दूसरी कौमें ध्रुवीकरण कर ले जाती हैं। और बात साफ है। देखिए, फिर समझिए कि फर्रुखाबाद की आपने बात करी, तो फर्रुखाबाद में जो चुनाव अभी नगर निकाय चुनाव है, चूंकि हालांकि एक शुरुआत इसको बिस्मिल्लाह कही जा सकती है, या हिंदी में कहने उसका श्री गणेश राजनीति का यहीं से होता है, स्थानीय निकाय चुनाव से। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि राष्ट्रीय मुद्दे। लेकिन अब चूंकि चुनाव जब चेयरमैनी का आ जाता है तो वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे भी बहुत सारे आ जाते हैं। यहाँ पर चुनाव जो अभी हुआ है तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा था। लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में भी मुसलमानों का जो 80 और 20 का जो शुरू से नारा चला है, तो 80-20 जो भारतीय जनता पार्टी भी कहती आई है, और 80-20 का फर्रुखाबाद में मुझे देखने को मिला है कि 80% वोट समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया और 20% वोट बसपा की तरफ चला गया। हालांकि बसपा का प्रत्याशी ने अभी अपने किसी पंफलेट में, पोस्टर में लिखा ही नहीं बसपा प्रत्याशी, वो तो बल्कि हाथी बनाया और वोट अपने लिए मांगा। लेकिन अगर अब हम लोकल स्तर पर बात करें तो शाह साहब, आपको मैं बहुत टेक्निकल बात बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो यहाँ प्रत्याशी है, ये आज से नहीं है, बहुत पुराने। इनके फादर भी विधायक 2 बार रहे, इनकी जो माता श्री थी वो भी 2 बार चेयरमैन नहीं है। लेकिन आप देखिए कि फर्रुखाबाद से सियासी मुसलमानों को अपाहिज बना दिया गया था और सियासी अपाहिज बिल्कुल षड्यंत्र के तहत बनाया गया था। हालात ये थे कि फर्रुखाबाद के अंदर तमाम सभासदों की हैसियत कोई नहीं लगी थी। वो जब भी थाने और चौकी का भी कोई काम कराने जाते थे तो पहले विधायक जी या चेयरमैन साहब फोन करती थी, उसके बाद वो सभासद जी थाने और चौकी जाते थे। वहीं उसके बाद जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से विधायक हुए एंटू मिश्रा, उसके बाद फर्रुखाबाद के अंदर, नगर के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम नेता पैदा हो गए जो डायरेक्ट डीएम और एसपी से फोन करके अपने काम कराने लगे और अपनी बात मनवाने लगे। तो ये तो देखिए फर्क बहुत साफ था। और ये समाजवादी पार्टी
कि जो फर्रुखाबाद लोकल सतह पर जो स्थिति रही है कि इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से मुस्लिम राजनीति को खत्म नहीं कर दिया था, बल्कि अपाहिज बना दिया था, सियासी अपाहिज बना दिया था, कोई मुसलमानों की हैसियत नहीं रही थी। और जबकि सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी में लोकल में भी रहा है। और अगर हम प्रदेश लेवल की बात करें तो शाह साहब आपको समझना पड़ेगा और तमाम मुसलमानों को एक बार इस पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा कि अभी 2022 का चुनाव हुआ है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जो प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश से मुसलमानों की राजनीति खत्म करने की एक नाकाम कोशिश की है और मुसलमानों को सियासी अपाहिज बना दिया। और मेरे पास इस बात का एक नहीं तमाम सबूत मौजूद हैं। पहला सबूत तो आप ये देख लीजिए कि तमाम विधायक मजबूत हुआ करते थे, अखिलेश यादव ने उनको एक को टिकट नहीं दिया। और जो एक आज जीत के आ गए, क्योंकि जैसे इरफान सोलंकी मेरे सबूत के तौर पर, वो उनके घर में 30 साल से विधायक थी, उनके बाप विधायक हमेशा रहे, वो भी विधायक हैं कई साल से, तो उनको मजबूरी थी टिकट देना। आप उनको टिकट दिया तो टिकट के बाद उनका क्या असर हुआ है। देखिए, ये अगर भारतीय जनता पार्टी पर एक तरफा आरोप लगाया जाए तो मैं समझता हूँ ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक में शेर मुझे याद आ रहा है कि हमारे कत्ल की साजिश के दोनों मुजरिम हैं, वो जिसने कत्ल किया, जिसने साजबाज किया। बड़ा सवाल इरशाद साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारी कातिल है तो हमारे कत्ल में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी शामिल हैं। हालात बहुत नाजुक हैं और आज के दौर में मुस्लिम समाज के लिए कैसे कैसे टारगेट किया जा रहा है, कई भागों में मुसलमान बटा हुआ है, कई नजरिए से मुसलमान को देखा जा रहा है। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी राय में मुस्लिम समाज को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जा सकता है? देखिए, मुस्लिम समाज को प्लेटफॉर्म पर लाने का मतलब यह है कि तराजू में मेंढक तोड़ने के बराबर। जी, बड़ी बात यह है कि जैसे एक को रखते हैं तो दूसरा फुदक जाता है, दूसरे को पढ़ते हैं तीसरा फुदक जाता है। स्थिति इरशाद साहब ये है, मुसलमान कभी प्लेटफॉर्म पर नहीं आया। किसी जमाने में रहा होगा, लेकिन पिछले 30 साल से जो मैं देश में राजनीति देख रहा हूँ, सन 89 से 89 से 34 साल हो गई। इस 34 साल में जो राजनीति का जो फेरबदल हुआ है, तो राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। राजनीति में तमाम माफिया लोग कूद गए हैं, जो विधायक और सांसद बने और मंत्री बने। सबसे ज्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात तो इरशाद साहब ये गए, इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए माफिया गुंडों को, बदमाशों को राजनीति में प्रवेश दिया, उनको विधायक और से लेकर मंत्री तक बनाया। सबसे बड़ा काम और गलत काम तो इरशाद साहब ये हुआ है। अब दूसरी बात रही मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म आने की, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अल्लाह ही पाक अगर लिया है तो आ जाए, वरना एक प्लेटफॉर्म पे आता नहीं है। और फिर एक समझ लिया कि जैसे भी हम आपको एक मिसाल फिर दूं कि 2022 में मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश की थी और बहुत हद तक आया भी, लेकिन क्या हुआ उसका रिजल्ट कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो ये मुसलमानों को जब जब कत्ल करने की बात की जाएगी या मुत्तहिद करने की बात की जाएगी, तब तब आप फिर समझ लीजिए कि जो 80-20 का नारा, भारतीय क्रोनोलॉजी समझिए, भारतीय जनता पार्टी की जो उसने 80-20 का नारा दिया था, ये हवा में नहीं दिया था। वो जानती थी कि जैसे ही मैं 80-20 का नारा दूंगा तो ये तो भले 20% ना हो पाए, लेकिन ये 80% हो जाएंगे। उसमें वो बहुत हद तक कामयाब रही। तो मुसलमानों को हिकमत अमली से काम करना चाहिए। 80-20 और या मुत्तहिद की इत्तेहाद की बात ही नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्याशी देखना चाहिए। कौन प्रत्याशी फायदेमंद है, कौन प्रत्याशी क्षेत्र के लिए फायदेमंद है, कौन प्रत्याशी समाज के लिए फायदेमंद है, और फिर देखें कौन प्रत्याशी मेरे निजी के लिए भी फायदेमंद है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मुत्तहिद और इत्तेहाद होने की मुसलमान बात करेगी तो आप ये जहन से निकाल दिए कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा उभरेगी। सावरी साहब, जैसे देखा गया है कि 2014 से आज तक जो राजनीति चल रही है, जिस प्रकार के ये जो ज्वलनशील मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है और मुस्लिम समाज को हर तरीके से ज्वलनशील जितने भी मुद्दे हैं उसमें हर तरीके से मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है। और आज तो ये दौर आ गया है कि फिल्मों द्वारा भी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और हम चाहते भी थे कि इस तरीके का सवाल आप करें। देखिए, फिल्मों के माध्यम से का तो मामला ये है कि आज से फिर मैं कहूंगा 30 वर्ष पहले चले जाइए, तो 30 वर्ष पहले में जो फिल्में बनती थी तो उसमें मुसलमान देश के प्रति मर मिटने वाला, देश के प्रति वफादार, देश के प्रति जान देने वाला बनता था। और विशेष तौर से रोल होता था खान लोगों का, पठान लोगों का। तो वो पगड़ बांधे होते थे, जेल लंबा पुछला निकला होता था, वो अपना मूछ के बाहर भी देते थे, गिरमी रख देते थे 10,000 में, तो वो मारवाड़ी लोग रख लिया करते थे। लेकिन आज इतनी दयनीय स्थिति मुसलमानों की मैंने कभी नहीं देखी। अपनी जवानी मेरी पूरी गुजरे जा रही है इरशाद साहब, जो आज देख रहे हैं। और 90 के बाद से तो वो जो नागिन डांस फिल्मों में हो रहा है और फिल्मों के माध्यम से मुसलमानों को जो बदनाम करने की एक घृणित कार्य किया गया है, घिनौनी कोशिश की गई है, वो सबसे ज्यादा फिल्मों के माध्यम से की जा रही है। आप देखिए, फिल्मों में मुसलमान आतंकवादी दिखाया जा रहा है, फिल्मों में मुसलमान स्मगलर दिखाया जा रहा है, फिल्मों में मुसलमान दलाल बताया जा रहा है।
अब उससे भी जब राजनीतिक पार्टियों का पेट नहीं भरा तो अब उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नया षड्यंत्र रचा। अभी आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें हालांकि मुकदमा डायरेक्टर पे होना चाहिए, लेकिन आग लगवा दी गई, इस सांप्रदायिकता फैलाई गई कि साहब सैफ अली खान ने रावण का रोल किया है और उसके दाढ़ी नहीं थी। और अजीब सवाल है कि दाढ़ी नहीं थी। भाई आप कैसे कह सकते हैं दाढ़ी नहीं थी? एक तो आप कहते हैं मेरा सनातन धर्म है, हजारों वर्ष लाखों वर्ष पूर्व का धर्म है, तो लाखों वर्ष पूर्व तो अस्त्र तो थे नहीं, कैचियां तो थे नहीं, तो आप कैसे मानेंगे कि जो राम का चित्रण आपने किया है कैलेंडरों में वही सही है? भाई जाहिर सी बात है राम के दाढ़ी, रावण की दाढ़ी रही होगी, राम की भी दाढ़ी रही होगी, लेकिन अब इसके माध्यम से भी एक सांप्रदायिकता फैलाई गई, एक समाज में अराजकता फैलाई गई और हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश करी गई। उसके बाद फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, उसमें भी यही हुआ कि कश्मीरों को दिखाया गया, जबकि कश्मीरी ब्राह्मणों जो पलायन किया है, ये बिल्कुल सही बात है, पलायन किया, लेकिन ये छोटी सी बात है। आप देखिए कि इसकी आड़ में तमाम मुसलमान वहां मारे गए, और मुसलमान वहां देखिए शाह साहब 2 तरीके से मारे गए। मैं देश के समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कश्मीर में जुल्म हुआ है। कश्मीरी ब्राह्मण हुआ, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिर्फ पलायन किया है, लेकिन जो वहां का मुसलमान नौजवान आतंकवादी बनाया गया है, इरशाद साहब ये बहुत ही घृणित कार्य किया गया। 2 तरीके से मुसलमान मारा गया है। एक तो नाम निहाद जो मुजाहिद अपने को कहते हैं, जो आतंकवादी उन्होंने मारा है, दूसरे हमारे देश की फौज ने मारा मुसलमानों को। ये बहुत अफसोसनाक बात है। और यही आज लेटेस्ट फिल्म आई द केरला। अब देखिए केरला पे इन्होंने 32,000 बता दिया कि लड़कियां सीरिया गई, लेकिन क्यों नहीं कहते कि 40,000 गुजरात की भी लड़कियां गायब हैं? अब ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 40,000 गुजरात की लड़कियां गायब हैं। आप इस पे तो बात नहीं कर रहे हैं, 32,000 आप फ्रॉड की बात कर रहे हैं। और अगर ये सच है तो जिसने ये फिल्म बनाई है पहला अपराधी वही है, क्योंकि जब उस डायरेक्टर को ये मालूम था कि 32,000 लड़कियां गायब हैं, तो शासन को चाहिए था, प्रशासन को, कि उसके खिलाफ अपराध दर्ज करते और उसको जेल भेजते, कि उसको जब मालूम था उसने क्यों नहीं बताया। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके लिए तो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अंडा देने वाली एक मुर्गी के सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को, उसको तो इस तरीके के मौजूद चाहिए ही होते हैं। पहले फिल्म बनवाई, अब उसको उछाल करके ध्रुवीकरण बोर्ड का कराना चाहती है। चलिए आमिर साहब जी, यूपी 76 न्यूज पे बात करने के लिए, यूपी 76 न्यूज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।